दुबई इस्लामिक बैंक फर्स्ट इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान में जिसने पर्सनल फाइनेंस को भी लॉन्च किया और इस्लामिक कंडीशंस के ऊपर किया। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बाहर से आई और वो कुछ अरसे में वापस चली। कंपनी ने अपने वेंडर्स को पेमेंट देनी है। वेंडर कराची बैठा हुआ है, अब वो ऐसी बात है कि या तो चेक जाएगा या वेंडर का कोई आदमी आएगा लेने के लिए पेमेंट, वो हम लोग उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी देते हैं जिसको आरटीजीएस कहते हैं। आप आरटीजीएस के थ्रू बिलियंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक बैंक से दूसरे बैंक में। गाड़ी, होम फाइनेंस, सब कुछ वहाँ पर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ मोबाइल के ऊपर। उसके लिए हमें कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं, मोबाइल के ऊपर आप अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। जिसकी जितनी अच्छी सर्विसेज होंगी ना, जिसके जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होंगे, और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग उस वक्त होते हैं जब आप सर्विस अच्छी देते हैं। सर्विस आप अच्छी नहीं ना दे रहे होते हैं, मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, वो मूव कर जाते हैं। Assalamu alaikum viewers, my name is Zumair Arshad. I am the Chief Operating Officer at Hive Metrics. This podcast is brought to you by FutureFest. Today we have a guest with us. Basically he's from banking sector and he has done some accomplishments and remarkable journey. He has completed his 1 decade in banking sector. He's been recently promoted to the branch manager as in Dubai Islamic Bank. Qasim Umar. अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे हैं आप? उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, ठीक खैरियत। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, आप आए। स्पेशली इट्स योर रेस्ट डे एंड वी आस्क यू टू कम हियर, वी रिक्वेस्टेड यू टू कम हियर एंड शेयर योर इनसाइट्स विद अस। वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। कासिम, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट सेल्फ। आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कहाँ से व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की? एजुकेशन में मैं अगर स्कूलिंग का बताऊं तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और उसके बाद मैंने अपनी कॉलेज स्टडीज़ जो हैं वो पंजाब कॉलेज से कंप्लीट की, आईकॉम, बीकॉम। और मैं एक आप कह सकते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और काफ़ी स्ट्रगल्स की हैं इस पोजीशन तक आने के लिए। Well, we wanted, this series of podcasts is related to e-commerce, but we wanted to hear stories of, the unearthed story, because nobody knows what is the effort you put in, because हम जितने भी businesses run कर रहे होते हैं उनमें सबसे बड़ा challenge आज के दौर में जो है वो पेमेंट के challenges हैं। We wanted to bring people in front and let them tell the story how they are contributing value to the industry. प्लीज़ टेल अस, कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बैंकिंग के? बैंकिंग की मैंने जी बुर्ज बैंक से स्टार्ट किया था और एज़ वेरिफिकेशन ऑफिसर मैंने 2 साल जो है वेरिफिकेशन ऑफिसर के तौर पे जॉब की है बुर्ज बैंक में, माल रोड। और वो कह लें कि मेरे लिए कुछ फ्रूटफुल नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे वहाँ से रेफ़र किया गया, मेरी टीम ने मुझे रेफ़र किया, मेरे सीनियर्स ने रेफ़र किया रिटेल बैंकिंग के लिए। मैं दुबई इस्लामिक बैंक में आया और 2015 में मैंने दुबई इस्लामिक बैंक को एज़ BDO ज्वाइन किया, जबकि मुझे लाइबिलिटी सेल्स, रिटेल सेल्स, बैंकिंग सेल्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। लेकिन मुझे मेरे सीनियर्स ने मेरे जो सीनियर्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है वो उमर अरशद चट्ठा का है। मुझे उन्होंने सिखाया कि बैंकिंग है क्या और बैंकिंग सेल्स करते कैसे हैं। हमारी इंडस्ट्री सर्विसेज इंडस्ट्री है और वो आपकी इंडस्ट्री में भी या सनती पूरी इंडस्ट्री को किसी भी किस्म के आप उसमें कर लें, हमें सिर्फ जो है ना एक मोड ऑफ पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर हमेशा आपको हेल्प करेगा मोड ऑफ पेमेंट्स के लिए। आपने कहीं पे भी पेमेंट्स करनी हो, वो आपने इंटरनेशनल हैं, लोकल हैं, डोमेस्टिक हैं, आपकी थर्ड पार्टी पेमेंट्स होती हैं जिसको आप लोग वेंडर्स वगैरह, सप्लायर्स वगैरह कहते हैं, तो वो सारी पेमेंट्स को अरेंज करना, मैनेज करना बैंकिंग सेक्टर में सर्विसेज के हवाले से वो आपको बैंकिंग चैनल देता है। तो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स एंड बैंकिंग सर्विसेज डू यू प्रोवाइड? हम लोग डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें आप देखें इंडिविजुअल्स भी हैं, उसमें कॉर्पोरेट बैंकिंग में आ जाएँ तो तमाम तरह के अकाउंट्स होते हैं। उसमें ये आप कह लें कि आपके एस्कोर अकाउंट्स होते हैं जिसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उनका एग्रीमेंट होता है कि जी हमने एक पेमेंट्स रिसीव करनी है, उसमें से कमीशन जानी है, उसमें से हम लोगों ने वेंडर्स को पेमेंट्स देनी है, वो सारा उसमें होता है और वो बैंक आपको गारंटी करता है उसमें। उसके अलावा बैंक आपको एक ऐसा अकाउंट भी दे देता है जिसमें आपने लैंडिंग भी करनी होती है,
जिसको हम लोग कहते हैं लाइन्स प्रोवाइड कर देता है बैंक, उसमें आपके कंपनी अकाउंट में आपको एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है, वो लिमिट होती है, वो आप लोग कॉर्पोरेट बैंकिंग में वो कंपनीज उसको यूज़ करती हैं अपने कार्ड। There are two types of banking basically. One is conventional banking and one is Islamic banking. And you are heading this project, and the Islamic banking है. इसमें क्या challenges? There are some challenges which you face in day-to-day routine as well. अगर हम लोग इस्लामिक बैंकिंग में देखें ना, तो अभी लोग काफ़ी तकरीबन 80% तक लोग जो है ना इस चीज़ को समझ गए हैं कि इस्लामिक बैंकिंग चैनल जो है ना वो इफ़ेक्टिव होता जा रहा है। प्योरली अगर इस्लामिक बैंकिंग में आप नाम लें तो दुबई इस्लामिक बैंक का है, हम लोग पायनियर्स हैं इन द वर्ल्ड, तो बैंक इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हम हैं। उसके बाद मिज़ान बैंक है, अलबरका है, बैंक इस्लामी है, ये प्योर इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। फैसल बैंक का नाम लें तो फैसल बैंक तकरीबन 80 to 90% तक जो है वो इस्लामिक कन्वर्ट हो चुका हुआ है। स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट पुट कर रहा है कि जी हम लोग टोटल इस्लामिक बैंकिंग की तरफ कन्वर्ट हो जाएं। अगर आप वैसे हम रूल्स भी देखें तो मेरा ख़्याल है कि तमाम रूल्स को फॉलो करके कन्वेंशनल बैंकिंग ने भी इस्लाम से ही अपने रूल्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो बस थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं जिनको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और दोबारा से टोटल प्योर इस्लामिक बैंकिंग में लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। शरिया बोर्ड बैठता है, शरिया बोर्ड उस एक एक ट्रांजैक्शन को देखता है। हम लोग बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं इस्लामिक बैंक में क्रेडिट कार्ड लाने के लिए, लेकिन क्योंकि शरिया की तमाम शराइत पूरी होनी चाहिए उसके बाद उसको अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा दुबई इस्लामिक बैंक फ़र्स्ट इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान में जिसने पर्सनल फाइनेंस को भी लॉन्च किया और एज़ इस्लामिक कंडीशंस के ऊपर किया हुआ है। उसमें एक एक ट्रांजैक्शन देखी जाती है, एक एक ट्रांजैक्शंस का से मुराद है हम लोग इस चीज़ को बड़े कैटेगोरिकली हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि आया जो हमारा क्लाइंट है जिसकी नीड है वो किस हमें जो पे करेगा रिटर्न बैक करेगा वो कहाँ से करेगा, उसमें भी चीज़ों को देखा जाता है। फिर उसके अलावा हम लोग जो हमने वेंडर्स हायर किए हुए हैं, जिस तरह मीट वन है और बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं अब तो जो एज हमारे साथ कॉपरेट कर रही हैं इसमें पर्सनल फाइनेंस में। लोग इसको अभी भी अच्छा इसमें 50% लोग कहते हैं पर्सनल लोन, ये लोन नहीं है, ये पर्सनल फाइनेंस है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लोन एंड पर्सनल फाइनेंस? पर्सनल लोन जो होगा ना वो आपको लोन के तो उधार के तौर पे दिया जाता है, जिसको एक टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं उसकी वो आप कह लें कन्वेंशनल बैंकिंग की जितनी भी वो रूल्स हैं वो एक आदमी के बनाए हुए हैं, और जो इस्लामिक बैंकिंग है वो रूल्स को फॉलो करती है जो इस्लाम ने दिए हैं। हम इस्लामिक तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। अब आप पर्सनल फाइनेंस में किस तरह करते हैं? पर्सनल फाइनेंस में हम लोग आपको पैसा नहीं देते, आपने हमें अपनी नीड बताई, हमने वो नीड आगे अपने वेंडर्स को बतानी है। जैसे मीट वन का मैंने नाम लिया, मीट वन हमें क्या करता है, हमें वो कह देता है कि जी हमारे शेल्टर में इतने मन गोश्त अवेलेबल है आपके क्लाइंट के लिए, ये उसका चलान फॉर्म है। अब अगर आप मार्केट में जाएंगे सेल कर सकते हैं तो आप हमसे चलान फॉर्म लें, मीट अपना वो जो भी है आपकी जी प्रोडक्ट है उसमें अब वीट भी आ चुका है और सीड्स भी हैं, तो वो प्रोडक्ट आप जाके खुद सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें कहेंगे, लेकिन हम अब जब आप हमें कहेंगे तो हम मीट वन को वो गोश्त वापस नहीं सेल कर सकते, सेल बैक जिसको कहते हैं, बैक सेल जिसको कहते हैं, वो नहीं कर सकते। वो हमें थर्ड पार्टी सी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। I understand you are financing the product, you're not financing the amount.
तो वो जो है प्रोडक्ट की फाइनेंसिंग में फिर उसमें ये चीज़ इंक्लूड हो जाती है. Since we know that this the headquarter of Dubai Islamic Bank is in Dubai, basically it's a Dubai driven bank. But the policies which we introduce in पाकिस्तान में जो इसकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं और जिसकी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है, या इसकी पॉलिसीज़ हम भी बना रहे हैं, पाकिस्तान में बन रही हैं, या इसकी पॉलिसीज़ दुबई से बन के आ रही है. तो कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो पाकिस्तान में ही बनती हैं और कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं जो कि दुबई से आती हैं हमें. लेकिन क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो बाउंड्रीज़ हैं, तो बाउंड्रीज़ में हम लोग फॉलो ज़रूर करते हैं स्टेट बैंक को. बिल्कुल. और अगर मैं ABC बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बाहर से आई और वो कुछ अरसे में वापस चली गई, क्योंकि हमें हमेशा पॉलिसीज़ बनानी चाहिए विद द रीजन को देखते हुए. अगर मैं पॉलिसीज़ बना दूं दुबई वाली और मैं मार्केट कैप्चर कर रहा हूँ पाकिस्तान को और माइंड में मेरे दुबई है, तो मैं शायद ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकूँगा. वेल ट्रू. पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिकल चैलेंजेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है, और हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं. तो उसके डायमीटर्स में ही, पैरामीटर्स में ही रहते हुए हमने सारा कुछ करना है. व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी इन बैंकिंग? रिलेशनशिप बिल्ड करना. और रिलेशनशिप बिल्डिंग में जो है वो मैंने अभी तक, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज, उसमें फार्मास्यूटिकल भी है, उसमें डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी हैं, इसके अलावा डेनम है, हॉस्पिटल्स हैं. अब मेरा एक्चुअल अगर मैं आपको अपनी स्पेशलाइजेशन बताऊं तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, मार्केटिंग है. प्लीज टेल अस हाउ दुबई इस्लामिक बैंक इज़ अ चैनल. दुबई इस्लामिक बैंक देखें, लाइक कंपनीज पेरोल्स पर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज ट्रांसफ़र करती हैं. अब अगर मैं 90s से थोड़ा सा पहले 90s में बात करूं तो सब चेक्स चलते थे. हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को चेक देती थी. अब कंपनी खुद अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में सैलरीज ट्रांसफ़र कर रही है. ये भी ई कॉमर्स है. ई कॉमर्स को हम लोग ई कॉमर्स इन एक्चुअल डिजिटलाइजेशन है. ट्रू. तो हम लोग इस तरह से अपनी, और फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने अपने वेंडर्स को पेमेंट देनी है, वेंडर कराची बैठा हुआ है, अब वो जाहिर सी बात है कि या तो चेक जाएगा या वेंडर का कोई आदमी आएगा लेने के लिए पेमेंट, वो हम लोग उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी देते हैं, जिसको RTGS कहते हैं. आप RTGS के थ्रू बिलियंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक बैंक से दूसरे बैंक में. फिर LCs हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट्स के, जिसमें बैंक चैनल जो है वो हेल्प करता है हर इंडस्ट्री को. किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस बैंकिंग के लिए व्हाट इज़ द स्टेप टेकन बाय द दुबई इस्लामिक बैंक टू फैसिलिटेट ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन सेटअप एंड बैंकिंग सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल द फैसिलिटीज़ कैसे आप प्रोवाइड कर रहे दुबई हैं? इस्लामिक बैंक का एक यूनिट है जिसको कैश मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, और वो इसका फुली ऑन अपने तमाम तर जो उनकी तरजीहात वो ये हैं कि हम लोग तमाम इंडस्ट्रीज़ को, वो किसी भी उसमें टाइप में हो, डेनिम है या फार्मास्यूटिकल है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो उनको हर तरह से फैसिलिटेट करके उनको एक एप्लीकेशन जनरेट कर दें. वो अपने ही प्रेमिसेस में एक, बल्कि प्रेमिसेस शायद वर्ड बड़ा हो जाएगा, अपनी टेबल के ऊपर अपने लैपटॉप में या अपनी मोबाइल में वो अपनी ब्रांच लेके काम कर रहे हैं. When it comes to deposit basically एक मेजर फोर्टे होता है एक ब्रांच मैनेजर के लिए. You've been promoted recently to branch manager. How does this deposit system works? Because there are so many other banks in the market जिससे हम जिधर हम डिपॉजिट रखें तो we get it benefited. What does your bank offer for that? उमेर भाई, इस वक्त बैंक से ज़्यादा जो है ना पर्सनल रिलेशनशिप्स या कहने सर्विसेज, जिसकी जितनी अच्छी सर्विसेज होंगी ना, जिसके जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होंगे, और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग उस वक्त होते हैं जब आप सर्विस अच्छी देते हैं. जब सर्विस आप अच्छी नहीं ना दे रहे होते हैं तो मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, वो मूव कर जाते हैं.
या वो आपके उसमें उस चैनल को यूज़ करना कम कर देते हैं। कासिम ये बताएं कि व्हाट इज़ रोशान डिजिटल, बिकॉज यू नो वी आर स्पीकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन, हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ शेड सम लाइट ऑन रोशान डिजिटल। रोशन डिजिटल जो है ये 2 तरह के लोगों के लिए भी है, और इन एक्चुअल ये उन लोगों के लिए दिया गया था जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और वो रेमिटेंस कर रहे थे, लेकिन वो उनको कुछ बेनिफिट्स देने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए रोशन डिजिटल एक अकाउंट ओपन किया गया कि जी वहाँ पे बैठ के आप अपने बैंक में अकाउंट ओपन कर सकें। अपने बैंक से मुराद है कि आप जिसको चूज़ करना चाहें। स्टेट बैंक ने एक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक चैनल दे दिया कि रोशन डिजिटल के ऊपर अकाउंट ओपन करें। रोशन डिजिटल से आप जिस बैंक में चाहें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये सिर्फ ओवरसीज़ के लिए नहीं है, ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी है जो रेजिडेंट हैं यहाँ के। लोगों में बहुत कम अवेयरनेस है इसके हवाले से कि रोशन डिजिटल जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए भी ओपन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसमें आपके जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर होने चाहिए। डिक्लेयर उनके FBR में डिक्लेयर हों कि जी हाँ जी ये आपकी इनकम है, और वो वहाँ पे, और उनकी अगर कोई सोर्स आउट ऑफ द कंट्रीज़ में है तो वो उस अकाउंट में आप रेमिटेंस मंगवा सकते हैं, कर सकते हैं। What are the benefits of Roshan digital account for people those who मतलब sitting in overseas? और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए तो हमने कार, होम फाइनेंस, रोशन डिजिटल में RDA जिसको कहते हैं, वो एक नॉर्मली वहाँ से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक अपने ब्लड रिलेशन में जो है वो नॉमिनेट कर देते हैं जी कि मेरी तरफ से ये रिसीव करेंगे। वो गाड़ी, होम फाइनेंस सब कुछ वहाँ पर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ मोबाइल के ऊपर। उसके लिए हमें कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के ऊपर आप अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं, अपने ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं। Also tell us something about the banking discounts. How many you know about the banking discounts offered है जो आपके कार्ड्स है, क्या उनके टाइप्स क्या हैं और जो उनके बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स? वो इस वक्त तकरीबन हमारे 250 प्लस जो हैं आउटलेट्स के ऊपर डिस्काउंट चल रहे हैं। उसमें कहीं पे 50% भी है, कहीं पे 40% भी है। उसके अलावा जो हमारे अगर जो वजाह बैंकिंग, दुबई इस्लामिक बैंक की वजाह बैंकिंग के हवाले से देखें तो उसमें 50% मोस्टली जो बड़े ब्रांड्स हैं उनमें 50% उन्होंने ऑफर स्कीम हुई है, और तकरीबन ये कोई मोर देन 100 वेंडर्स हैं जो इस वक्त ऑन बोर्ड कि हैं। इनमें क्या टाइप्स हैं कार्ड्स की जो आप ऑफर कर रहे हैं अभी? अभी जो हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं वो 4 हैं, जिसमें एक सिल्वर है जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। लोएस्ट कैटेगरी है। लोएस्ट कैटेगरी तो नहीं कहेंगे, अब उसको भी, उसकी भी लिमिट 1 लाख रुपए आप पर डे विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से, तो उसको लोएस्ट कैटेगरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि स्टार्ट कह लेंगे हम लोग ये सिल्वर से करते हैं। सिल्वर के बाद गोल्ड है। गोल्ड की लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए है। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों यूनियन पे में है। यूनियन पे और गोल्ड उटलो का एक हमारे बैंक के साथ मेमो साइन हुआ हुआ है, वो हम जितनी भी आउटलेट्स हैं वो डिस्काउंट देते हैं वो हम लोग ऑफ़र करते हैं। उसके बाद हमारा अयान कार्ड है। अयान कार्ड के बाद सिग्नेचर कार्ड है। सिग्नेचर कार्ड हमारा मिनिमम 3 मिलियन से स्टार्ट हो जाता है। सिग्नेचर कार्ड के ऊपर आपने 3 मिलियन का बैलेंस मेंटेन किया और सिग्नेचर कार्ड अवेल कर लिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसके ऊपर अगर डिस्काउंट्स देखें तो मोनाल है, अलांतो है, PF चैंक्स है, सम और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फेमस रेस्टोरेंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा सिग्नेचर कार्ड डिस्काउंट दे रहा है और 50% तक दे रहा है। अयान में जहाँ पे 50 है वहाँ पे अयान पर 25 है। Please tell us something about the auto loan department as well, Dubai, because it's been a challenging industry when it comes to auto loan. उस पे क्या आपका shed some light on it? अच्छा, ऑटो लोन और ऑटो फाइनेंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना तो कंज्यूमर बैंकिंग में ये नीड रहेगी, हमेशा रहेगी, लेकिन बस थोड़ा सा अफेक्ट उनको आता है जिस तरह आप कह लें कि अब जो सैलरीड पर्सन है ना उनको थोड़ा सा अफेक्ट करता है ये। क्योंकि 20+ तो इस वक्त कायबर हो चुका हुआ है। बिल्कुल। फिर बैंक का प्रॉफिट है, उसके बाद इंश्योरेंस है, तो वो अफेक्ट करती है। और अगर
ये चीज़ें भी मैं अगर माजी में देखूँ ना, तो जिस वक्त मैंने बैंकिंग स्टार्ट की थी 2012 की बात है, मैं बुर्ज बैंक में था और बुर्ज बैंक में 21-22% उस वक्त रेट चलता था, प्रॉफिट रेट जो है, तो उस वक्त भी ये रेट था, लेकिन प्राइस कम थी। अब परचेजिंग पावर जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आता है। वो कह रहे हैं कि 50% जो है अब 75-50% में अभी भी काम हो रहा है। एक आपका जो निसा अकाउंट भी है, वो निसा अकाउंट और उसके हमारा बेनिफिट्स। निसा नहीं है, हमारा जोहरा अकाउंट है। वो फीमेल्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, वो हर तरह की फ़ीमेल्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं उस पर। अच्छा, मोस्टली कहते हैं जी कि फ़ीमेल्स को प्रॉफिट भी जो है, हम लोग वो स्टार्टिंग ही हमारा 16% से होता है जोहरा अकाउंट के ऊपर फ़ीमेल्स के लिए। जी फीमेल्स ने अकाउंट ओपन करवाया, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि जी स्पेशली उसके लिए कोई मिलियंस में डिपॉजिट हो। वो आप मिलियन डिपॉजिट, 5 लाख डिपॉजिट, लाख डिपॉजिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंट। उसके अंदर बेनिफिट्स भी हम लोगों ने दिए हुए हैं कि जी चेकबुक फ्री है, उसमें SMS अलर्ट्स, लॉकर्स वगैरह वो फ्री हैं, उन पे चार्जेस नहीं है, ये जो आ रहा है अकाउंट के लिए। वेरी गुड। डिजिटल की तरफ वो अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, आप दुबई इस्लामिक बैंक ई कॉमर्स के भी सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, व्हाट आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन? अच्छा, अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो हमारे ऐप के थ्रू आप लोग अपने अकाउंट खुद मैनेज कर सकते हैं, और उसमें जितनी भी पेमेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स इसलिए रखी हुई हैं ताकि खुदा ना खासा कहीं से कहीं आपका पासवर्ड कोई हैक हो जाता है, मोबाइल हैक्स हो जाते हैं आजकल। तो ये आपको पता है कि थोड़ा सा रूटीन में भी आ गया है, लेकिन एक कैप्स हैं कि अगर किसी ने आपको कहीं वो ऐप में लॉगिन करते हुए आपका पासवर्ड नोट कर लिया है, तो चलें आपकी एक लिमिट होगी, आपको SMS अलर्ट भी आ जाएगा। तो इसलिए उसमें लिमिट रखी हुई हैं, लेकिन उस पर आप कैप को रिमूव भी कर सकते हैं, ख़ुद अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसमें जाएं कॉर्पोरेट बैंकिंग में, तो हमारी एक एप्लीकेशन है पूरी बाकायदा, उसमें वो आप उसको मिनी ब्रांच कह सकते हैं। उसमें ख़ुद आप अपने पे ऑर्डर्स, चेक्स प्रिंट कर सकते हैं, कोई IBFT इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र है वो ख़ुद कर सकते हैं, RTGS आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बैंकिंग सेक्टर में डिजिटलाइजेशन में देखें तो इस वक्त अब आप घर बैठ के ख़ुद ही अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं, आपको ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, इतनी इंडस्ट्रीज वालों के साथ आप काम कर रहे हैं, यू हैव बिल्ड अप अ चैनल, you know, you're playing a role of a bridge between the payments and between the brands and the businesses and the services. कभी सोचा है अपना कुछ शुरू करने के लिए, या अगर अपना कभी शुरू किया कासिम उमर ने, तो अपना क्या शुरू करेगा? कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई डोमेन जिसमें यू नो यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन? अच्छा, अगर वैसे देखा जाए तो मैं अपना बिज़नेस अगर स्टार्ट करूँगा तो मेरा फार्मेसी का होगा, मेरा उसका एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, और वैसे अगर इस वक्त देखूँ कंडीशंस, तो ज़्यादातर बिज़नेस जो इस वक्त चल रहा है वो सारा ऑनलाइन बिज़नेस है, और वो डिजिटलाइजेशन में आ जाएं। ऑनलाइन आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है, लेकिन अगर आप इसमें मेडिसिन में जाएं तो अब 2-4 लोग आ गए इसमें भी। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग डोमेन। अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, उसमें आपके पास क्या एक्सपीरियंस है? आपने उसमें क्या एक्सपीरियंस है? इट्स अ वेरी चैलेंजिंग डोमेन। मेरा फैमिली बिज़नेस था जी, फार्मेसी का। मैं 2004 से जो है वो 2004 से लेकर 2012 तक जो है मैंने फार्मेसी रन की है, अपना बिज़नेस की। लेकिन बस कुछ कह लें कि मार्केट कंडीशंस ऐसी होती थी, या मार्केट उस वक्त सिचुएशंस ऐसी आ गई कि मैंने उसको क्लोज़ करके फिर जॉब स्टार्ट की। इवन इस इंडस्ट्री में ऑनलाइन भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। अगर हम देखें तो इस इंडस्ट्री में इतने बड़े प्लेयर्स हैं नहीं, जो प्लेयर्स हैं दे आर ऑल्सो फेसिंग वेरी, उसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड बड़े चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। इन एक्चुअल ना इसमें हमारे पास अभी गवर्नमेंट ने इस तरह से अगर आप ऐसे देखें ना, जिस तरह अगर कह लें क्लॉथिंग है, तो क्लॉथिंग में आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें उसके लिए लिमिट नहीं होती, बिल्कुल। उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। लेकिन अगर आप फार्मेसी में आएँ, फार्मास्यूटिकल में आएँ,
तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फिज़िकली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो डॉक्टर्स भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए। उसके बगैर फार्मासिस्ट जो है ना वो मेडिसिन देता ही नहीं। एक्चुअली इसमें कुछ प्लेटफॉर्म की रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ विल टॉक अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम, इट डज नॉट अलाउ यू टू प्रमोट दोज मेडिसिन जो एंग्जाइटी की पिल्स हैं, इस तरह देयर आर सम। बिल्कुल, मैं आप अगर इसकी उसमें जाएं तो एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह के जो मेडिसिन होती हैं वो हम लोग पब्लिकली तो नहीं सेल कर सकते, वो बड़ी एक रिस्ट्रिक्टेड। और फिर जब फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन जाता है ना, तो वो सबसे पहले देखता है कि किस डॉक्टर ने लिख के दी है आपको, डॉक्टर की टाइप है। अब एक फिजिशियन अगर आपको डिप्रेशन की मेडिसिन देने लग जाए तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो भी कहेगा नहीं यार। बिल्कुल, वो दे वांट टू फाइंड आउट हु इज डूइंग दिस एंड हाउ इज इट डूइंग। अब इतना अर्सा बैंक में काम करने के बाद, इतना अर्से से आप बैंक में काम कर रहे हैं और फिर इतनी सक्सेस, यू नो, बैक टू बैक एफर्ट और मेहनत के बाद, यू नो, यू हैव बिकम एंड सिटिंग ऑन अ पोजीशन वेयर यू आर। टेल अस समथिंग अबाउट योर डे टू डे रूटीन एंड डे टू डे challenges which you face because you're running one of the biggest branches as well in the prime heart of Lahore. चैलेंजेस आपको हर फील्ड में आते हैं, बिल्कुल। बिकॉज जिनकी पब्लिक डीलिंग या पब्लिक सर्विस जो लोग देते हैं ना, उनके पास एक किस्म का क्लाइंट नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसमें। आपके पास आप कह लें कि अगर मैं वैसे बात करूँ तो डेनिम की जो डिमांड्स हैं वो अलग होंगी, एक सॉफ्टवेयर हाउस की डिमांड्स अलग होंगी, और फिर इसके अलावा जो होटल चेन है उसकी डिमांड्स अलग होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब उसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। अब कभी कभार तो ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं कि जो शायद बाहर गर्मी की वजह से थोड़ा सा जब हमारे ब्रांच में आते हैं तो वो थोड़ा शाउट भी हो जाते हैं। उनको जो फेस करना होता है ना, हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट वो चीज़ें होती हैं जब कस्टमर एक वो कह लें कि शाउट वो उसमें उसका पारा जब बढ़ जाए, फिर उसको कूल डाउन करने के लिए जो हमारा वो फेस है ना वो। यस, इट्स वेरी चैलेंजिंग। डे टू डे रिटेल में ऑपरेशंस में जो है ना बड़े इसमें चैलेंजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमारा काउंटर फेस करता है, फ्रंट डेस्क फेस करता है। हम लोग तो कम करते हैं, हम लोगों तक तो मोस्टली हमारे अपने भी क्लाइंट्स जो आते हैं वो थोड़े से वो आते हैं जो जिनकी नीड काउंटर से पूरी नहीं हो रही होती। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो गए या हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हो गए, जो हमारे रूटीन के क्लाइंट्स होते हैं, जिनको आप कह लें कि जिन्होंने वो बिजली का बिल जमा करवाने आना है और उसने देखना है यार मुझसे पहले 4 लोग टोकन लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, अब वो टोकन वाले का भी थोड़ा सा मसला है कि वो अब हमारी, क्योंकि अब पहले होती थी 90s में जाएं तो देखें ब्रेक होती थी, क्योंकि ब्रेक क्या होती थी, बैंकिंग टाइम ही 2 बजे तक होता था। तो अब 5 बजे तक टाइम है लेकिन ब्रेक कोई नहीं है। तो जब वो यूनिवर्सल टेलर ने उठ के खाना खाने के लिए जाना है ना, तो कभी कभार क्लाइंट भी थोड़ा जल्दी में होता है, वो फिर शाउट कर जाता है। वो लोग वो ज़्यादा फेस करते हैं। हम लोग तक तो बातें शायद देर से आती, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करते हैं और वो स्माइली फेस के साथ उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। वेल ट्रू, सही बात है आपकी। यू हैव अ सेक्शन फॉर प्रिविलेज बैंकिंग एज वेल। आपकी एक ब्रांच में प्रिविलेज बैंकिंग भी है। वजह बैंकिंग या दुबई लॉन्च भी कहते हैं उनके लिए तो अलग से, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट उनके लिए एक ऑफ़र की हुई होती है कि जी ये अमाउंट आप रिटेन करेंगे, हमारे साथ मेंटेन करेंगे इस अमाउंट को, लिमिट को, तो हम वो आपको बैंकिंग चैनल आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आपको ज़्यादा वेट या आपके जितने भी काम हो सब वो प्रायोरिटी के ऊपर हो जाते हैं। फ़ौरन से पहले आपको RMs होते हैं अलग, उनके लिए काउंटर्स अलग होते हैं। अब व्हाट इज़ योर फ्यूचर? अब व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? आप वंस यू नो विद बैंकिंग में जॉब करते हुए भी कोई प्लान्स हैं आपके, या बैंक छोड़ने के बाद के कोई प्लान्स हैं? व्हाट इज़ द फ्यूचर गोल्स? देखिए, अगर मैं बैंकिंग अभी बैठ के अगर मैं आज ही बैंकिंग के बाद के फ्यूचर प्लान करूँगा ना, तो शायद मैं अपनी बैंकिंग को भी नहीं चला सकूँगा। जब तक आप जिस इंडस्ट्री में है ना उसी के लिए सोचेंगे ना,
तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेस, और आप कह लें कि आपकी जो प्रमोशंस हैं वो रुकती नहीं हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग सोचने लग जाते हैं ना, मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त कि हमारे पास ना, मेरे पास जो पहले जॉब थी ना वो इस तरह थी कि एक नर्सरी में आपने पौधा लगाया, या एक उसको स्टूडेंट आया वहाँ पे, उसने स्टार्ट की बैंकिंग, और वो साल बाद कहते हैं जी कि हमें ग्रोथ नहीं मिली। भाई 1 साल में तो ग्रोथ कहीं पे भी नहीं मिलते। 1 साल में तो आपने काम सीखा है, और आप अब ये कहो कि मैंने जिस दरसगाह से काम को सीखा है अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है, तो फिर वो आप कहीं पे भी चले जाएं आपको वो वैल्यूज़ नहीं मिलती। मुझे दुबई इस्लामिक बैंक में 8 साल पूरे हो चुके हैं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बैंक ने बहुत कुछ दिया। मेरा ना जिस वक्त मेरी हायरिंग हुई तो मैंने टारगेट्स बताए अपने कि जी मैंने ये टारगेट्स करने हैं। एक एस BDO मैंने टारगेट्स अपने हाई रखे। मुझे उस वक्त पता नहीं था बैंकिंग का कि बैंकिंग होती क्या। 3 महीने के अंदर अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया टारगेट्स अभी अचीव नहीं हो सकते। वो फर्स्ट फेज़ था जब मैं थोड़ा सा ना डिमोटिवेट हो गया कि जी नहीं यार काम नहीं हो सकेगा। मैंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर दूँगा। मेरे RDH हैं उमर फ़ारूक अरशद चट्टा, कुछ 16 लोगों की मीटिंग थी, और 16 के 16 जो लोग थे वो 16 SRMs थे, ब्रांच मैनेजर था, और बाकी सीनियर्स थे, RMs थे, और सारे सीनियर मैच्योर लोग। मैं उस वक्त उनमें बच्चा था क्योंकि 3 माह हुए थे। तो मैंने मीटिंग, शाम की मीटिंग चल रही थी, मैंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर दूँ क्योंकि मुझसे काम नहीं हो रहा। पिन ड्रॉप्स साइलेंस से होते हैं ना, वो हो गई, तो सबको बाहर निकाल दिया गया। तो माम के जी आप जाएं, मैंने 1-to-1 मीटिंग करनी। उमर चट्टा साहब ने मुझे 1-to-1 बिठाया अपने सामने, मुझसे पूछा कि क्या वजह है, क्यों नहीं हुआ। मैंने उनको रीज़न्स बताई। मैं कहा जी मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं जिसके पास भी जाता हूँ वो मुझे वो क्या कहते हैं उसको टाल मटोल कर देता है। तो कहते अच्छा। फिर उन्होंने सारी मेरे बैकग्राउंड, मेरी फैमिली के बारे में, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस है मेरे, वो उन्होंने पूछे। फिर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे समझाया कि जिस तरह मैं कहूँगा उस तरह से करोगे काम। मैंने जी करूँगा। मुझे वो मीटिंग आज भी याद है। उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ अकाउंट खोलने हैं आपने। जितने लोग आपको लगते हैं ना कि यार ये प्रोफाइल क्लाइंट है, प्रोफाइल लोग हैं, आप उनके पास जाओ और उनके सिर्फ अकाउंट आपने खोलने हैं, और चेकबुक ATMs उनको डिलीवर करवानी है। डिपॉजिट उनमें खुद ब खुद आएगा, आपने डिपॉजिट का नहीं कहना। मैंने पैन पाकिस्तान 2nd पोजीशन में गई In opening the accounts. इन ओपनिंग अकाउंट्स। मेरी डिमोशन हो गई 3 माह के बाद। मैनेजमेंट ने डिमोट कर दिया मुझे, सीनियर फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मुझे फाइनेंशियल कंसल्टेंट कर दिया, और 1 साल के बाद उन्हीं अकाउंट्स के साथ मैंने दोबारा अपनी वो सीनियर फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जो पोजीशन थी वो हासिल की। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरी ग्रूमिंग स्टार्ट की, और 2017 एंड पर एक बैच आना था परमानेंट एरिया सेल्स मैनेजर का। ये पहले स्लॉट नहीं थी दुबई इस्लामिक बैंक में। मैंने फिर बात की कि बॉस वो ये एक स्लॉट आ रही है और इसके पैनल इंटरव्यूज़ हैं। अब पैनल इंटरव्यूज़ में मैंने कभी पैनल इंटरव्यू नहीं दिया था। पैनल इंटरव्यू फोबिया जो है वो उसकी एक हाइप बहुत क्रिएट होती है आपको स्टार्ट से ही। अच्छा, उन्होंने ना खैर वो कर आके मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं ऐसे बैठा हुआ था और मैं ऐसे हो गया था एंड के ऊपर। मुझे आज 4 लोग वो याद हैं, उनसे पहले भी मुलाकात मेरी हुई एक ट्रेनिंग सेशन में। वैसे क्योंकि रीजनल ऑफिस में होता था तो
सब जानते थे। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे पुश किया और मेरा वो इंटरव्यू पास हो गया। 2017 से 2023 ये डेजिग्नेशन मेरी एरिया सेल्स मैनेजर की थी। इसमें मैं वीडियोस की टीम को देखता था। अभी भी साथ साथ एज BM भी काम कर रहा हूँ और एज एरिया सेल्स मैनेजर भी काम कर रहा हूँ। जो आपका जो टीचर है ना, जो आपका उस्ताद है, वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन आपकी अपनी एफ़र्ट जो है ना वो ये होनी चाहिए कि मैंने सीखना है। आपने कभी अखबार, जो सुबह के टाइम अखबार फेंकते हैं साइकिल के ऊपर, उनको देखा है? वो उनकी ना एक स्किल है। उन्होंने अपने आगे अखबार रखे हुए होते हैं, वो अखबार निकालते हैं और उसको फोल्ड करते हैं, कभी साइकिल के हैंडल के ऊपर मार के, मोटरसाइकिल के हैंडल के ऊपर मार कर, या कभी वो अपनी थाई के ऊपर मार के उसको फोल्ड करके वो इतनी पावर से या इतने उससे आराम से उसको थ्रो करते हैं कि उन्होंने जिस पॉइंट के ऊपर वो अखबार गिराना है ना, वो गिरता है। ये उसकी स्किल्स हैं, ये उसकी ग्रिप है। जब तक काम में ग्रिप नहीं ना होगी, स्किल्स नहीं होंगी, आप कहीं पे भी कुछ कर नहीं सकेंगे। जब 1 साल में आपने काम सीखा है, आप उसमें स्किल्स ही नहीं लाए, आप अपने उसमें ग्रिप ही नहीं की, एक्साइटेड ही नहीं हुए अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो आप कहते हैं जी आपको प्रमोशन मिल जाए 1 साल के अंदर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो मूव भी करते हैं और इंडस्ट्री चेंज कर जाते हैं, बैंक्स चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो फिर इसी तरह से चलते हैं कि साल 1.5 साल यहाँ, साल से 1.5 साल वहाँ। हर इंडस्ट्री में हर काम के लिए आपको भी, अगर आप भी आज COO की सीट के ऊपर बैठे हुए हैं ना, तो इसके लिए आपने भी एक टाइम स्पेंड किया। इसकी भी आपके पीछे जो पूरी स्ट्रगल है ना, वो कोई नहीं देखेगा। आपको ये देखेंगे यार ये अच्छा 5 माह में CEO, लेकिन वो जो आपने पूरी मेहनत की हुई है ना, वो कहीं पे नज़र ही नहीं आएगी। लोग देखते भी नहीं। आपको जिसने कॉपी करना है ना, सिर्फ उसने देखना है कि यार उमैर भाई बहुत अरसा पहले से स्ट्रगल्स कर रहे हैं, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, लेकिन आज वो CEO की सीट के ऊपर है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा यार अच्छा उमैर भाई CEO हैं, यार मैं भी CEO बन जाऊँगा। वेल ट्रू, आपकी बात सही है कासिम के, द क्लाइंट सर्विसिंग और ऑपरेशंस, मेहनत, स्किल्स, बिकॉज यू इफ़ यू आर स्किल्ड, ये इंडस्ट्री सर्विसेज की इंडस्ट्री है, सर्विस की इंडस्ट्री में यू हैव टू बी स्किल्ड। तो स्किल्ड होने के लिए यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड टू ट्रस्ट पीपल, और सारी चीज़ें देखते सारी चीज़ें करते हुए ही दिस इज़ हाउ यू केम हेयर टुडे। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड योर सक्सेस वाज आल्सो दिस थिंग, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, बैंक छोड़ के चले गए और फिर इधर उधर से स्विच करते हुए आज शायद वो वहाँ नहीं है जहाँ पे आप बैठे हुए। हाउ इंपॉर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी, और आपकी कैरियर में कंसिस्टेंसी ने क्या रोल प्ले किया है? कंसिस्टेंसी जो रोल प्ले किया है वो ये है कि देखें, मैं 2015 से हूँ। मुझे मेरा ख्याल है कि जो हमारे कंट्री हेड हैं वो भी बाय नेम बाय फेस जानते हैं, एक रिस्पेक्ट है। और फिर जब आप कहीं दूसरे बैंक या आपके रिलेटेड जो बैंक होते हैं, जिस कह लें कि ABC एक बैंक है, उनके रीजनल हेड भी मेरा नाम जानते हों, फिर वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी वैल्यूज़ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद कहाँ पर हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज है कासिम साहब, आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो आज की यूथ है, अगर आप जो आज वो तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? वो आपकी पोजीशन पे कैसे पहुंच सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या मैसेज है? जो मेहनत है सबसे ज़रूरी, नीयत और मेहनत आपकी ज़रूरी है। अगर नीयत और मेहनत सिर्फ शॉर्ट टर्म्स की तरफ है ना, तो फिर, और मोस्टली हमारे इस वक्त जो हमारी यूथ है वो ज़्यादातर सोच रही होती है कि किस तरह से शॉर्ट टर्म्स में कुछ हासिल हो जाए। शॉर्ट टाइम में कुछ भी हासिल नहीं होता। हाँ, आपकी नीयत और आपकी जो मेहनत है वो बहुत काम है।
Once again, congratulations to you for becoming branch manager. It's a hard work you have put up in your life. You've been dedicated from last 1 year. आपने अपनी सारी dedications जो हैं काम को दी, और इसे एक इदारे में आप 7-8 साल से बैठे हुए हैं. अगर एक ही जगह एक इदारे के अंदर इतनी अरसे से बंदा सब्र से सुकून से बैठे मेहनत करे, तो then those are the reasons that you get इदारा आपको success. पे करता है. या इदारा ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बहुत अरसे तक कंटिन्यू करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस लुक आफ्टर यू, एंड इन योर केस यू हैव बीन रिवॉर्डेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अगेन एंड अगेन. वी विश यू बेस्ट ऑफ द लक, मैनी मोर टू कम इन द फ्यूचर. थैंक यू फॉर कमिंग. आज आप आए, आपने बैठे अपनी यू शेयर योर हिस्ट्री एंड यू शेयर योर एफर्ट विद अस, एंड दिस एज बीइंग एन इंस्पिरेशन टू द अपकमिंग यूथ. दे शुड वर्क हार्ड, और अच्छी नीयत और दिल लगन से अगर काम किया जाए तो इंशाल्लाह ताला सक्सेस इज़ गारंटीड. मैं अल्लाह सुब्हाना ताला आपको इसी तरह तरक्कियाँ देता रहे और आप कामयाब रहें. Thank you very much, guys. This was Qasim Umar speaking to us, who's been recently promoted to the branch manager in Dubai Islamic Bank, and who has completed his 1 decade in banking sector. Thank you very much.